इस देश में अब काम की राजनीति होनी चाहिए हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। स्टूडेंट के पास विकल्प नहीं कि आज अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई है तो उसने एक कंप्लेन कर दी और उसका मुआवजा मिला। तो आम आदमी पार्टी में विकल्प खोलें, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं संगठन पर काम करूंगा। 3 महीने के अंदर संगठन खड़ा हो जाएगा। संगठन खड़ा होने में कोई टाइम नहीं। चुनावी मौसम है राजस्थान में और राजनीतिक पार्टियां अलग अलग प्रयोग कर रही हैं। मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये जानकारी तो आती ही है, लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर हर बार राजस्थान में जब भी चुनाव आता है एक हलचल शुरू हो जाती है। इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में पार्टी का दावा है कि वो एक कड़ी चुनौती पेश करने जा रही है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी का एक नया चेहरा है, वो लाया गया है नवीन पालीवाल। आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल हमारे साथ में इस वक्त पंजाब केसरी डिजिटल स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। अगर हम देखते हैं राजनीति की बात तो हमेशा राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेतृत्व ये देखता है कि कौन सा ऐसा नेता है जिसका जनाधार है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो राजस्थान के अंदर है। कोटा के गलियारों में, कोटा के व्यवसाय जगत में आपका अच्छा खासा नाम होगा, राजस्थान में होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये एक चौंकाने वाला नाम था कि नवीन पालीवाल है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनता का क्या रिएक्शन है वो तो हम जानते हैं, आपका खुद का रिएक्शन क्या था, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी ने मुझ जैसे एक ज़मीनी कार्यकर्ता को चुनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रदेश अध्यक्ष की राजस्थान के सारे कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे दिया कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव है। अलग अलग पार्टियां हैं, भाजपा है चाहे कांग्रेस, लोग बागों की पूरी जिंदगी खप जाती है, पूरे जूते घिस जाते हैं, लेकिन लोग बाग इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। तो उनका ये संदेश चला गया है कि आम आदमी पार्टी में जो ज़मीन पर काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसी भी तरह से अप्रोच लगाकर, फोटो खिंचाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये उनकी तरफ से पूरे प्रदेश में संदेश दे दिया गया है कि आम आदमी पार्टी फुल मजबूती के साथ इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और हर कार्यकर्ता जी जान तन बन धन से अब राजस्थान पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुट जाए। आपने कहा कि जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता, लोग नवीन पालीवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने किस रूप में जमीन पे काम किया है। क्यों ना ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने एक नए चेहरे के नाम पर एक प्रयोग किया है। तो इस धारणा को, इस मिथ को आप कैसे तोड़ रहे हैं? क्या आपका पिछला अनुभव रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम का? नहीं, मेरा कोई राजनीतिक क्षेत्र में पिछला अनुभव नहीं रहा। मैं कभी राजनीति में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, एक आम आदमी सरकारी विभागों में काम कराने के लिए दर दर भटकता है। बिना रिश्वत के किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं होता। न्यायालय की इस देश में यह व्यवस्था है कि एक आप मुकदमा दायर कर दीजिए, जवान से आदमी बूढ़ा हो जाता है, आपको न्यायालय में आदेश नहीं मिलेगा, डिसीजन नहीं मिलते। स्कूल की शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, क्या जब ऊपर वाले ने एक आम आदमी को सारे अधिकार दिए हैं, उसने हम लोगों को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, सबके हाथ नाक कान सब बराबर बनाया। तो इन नेताओं को क्या अधिकार है कि इन्होंने हमारे सिस्टम में भेदभाव किया है? क्या एक गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बच्चा IAS नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको आज की व्यवस्था में 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। IAS बनने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग चाहिए। तो हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ, मेरे मन में सोच थी कि भाई इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई नहीं थी, आंदोलन में आए थे और अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठे थे, तो मैं जंतर मंतर में गया। कोटा में भी हमने समाज के साथ मिलकर अन्ना की रैली निकाली और हम लोग उस संगठन से जुड़े, उस आंदोलन से जुड़े। उसके बाद जब 26 नवंबर को अरविंद जी ने पार्टी बनाने की घोषणा करी, तो मैं नागपुर में था अपने भांजे की शादी में।
शादी अटेंड करने के बाद 24 नवंबर के बाद मैंने 25 तारीख की नाइट को भोपाल जंक्शन पर उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग घर जाओ, मैं तो यहाँ से दिल्ली जाऊँगा। और मैं डायरेक्ट दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने पार्टी की सदस्यता ली और उस दिन के बाद से आज तक दिल्ली का कोई भी, जो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव, चाहे दिल्ली में पहली बार हम लोग चुनाव लड़े जब हमारी 28 सीटें आई थी, उसके बाद अरविंद जी ने बनारस में चुनाव लड़ा, मैं बनारस गया, उसके बाद दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए, हम लोग दोबारा दिल्ली में है। उसके बाद जहाँ भी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, हम लोगों की कोटा की टीम पूरी तरह से हर जगह गई है। और मैं कोटा के कार्यकर्ताओं को और कोटा टीम को श्रेय देना चाहता हूं कि उन लोगों की मेहनत की बदौलत आज आम आदमी पार्टी का, जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये बहुत बड़ा उन्होंने संदेश दिया है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की वैल्यू है आम आदमी पार्टी में। लेकिन ये आपने कहा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से आम लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। क्या ऐसी कोई समस्याओं को चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि देखिए बीजेपी या कांग्रेस जो काम नहीं करेगी हम करेंगे और ये उसका तरीका है? क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल है, वो कहीं ना कहीं उस रूप में भी जाने जाते हैं कि वो बाकायदा एक्शन प्लान लेकर आते हैं। तो राजस्थान के लिए आपके पास में क्या एक्शन प्लान? देखिए, राजस्थान में हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे, जो आम आदमी की मूलभूत समस्या है, जो हमारे संविधान ने कह रखा है, रोटी, कपड़ा और मकान। आम आदमी की सोच इससे ज़्यादा नहीं है। भाई आदमी को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन हम, राजस्थान की जनता अभी तक जिनको भी चुन के आ रही है, बराबर आप देख लिए 70 साल में राजस्थान का इतिहास रहा है, 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस। कांग्रेस से परेशान हो जाती है जनता तो मजबूर होकर भाजपा के पास जाती है, और भाजपा के शासन से परेशान हो जाती है तो कांग्रेस के पास आ जाती है। जनता के पास अभी तक कोई विकल्प के रूप में कोई भी पार्टी नहीं नहीं, है। ऐसा राजस्थान में हुआ है, कई विकल्प हुए हैं ना। थर्ड फ्रंट के रूप में चाहे वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी प्रयोग किया था, हनुमान बेनीवाल हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, या डूंगरपुर बांसवाड़ा उस एरिया में बीटीपी है प्रयोग कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी प्रयोग कर रही है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर ये प्रयोग है वो 4-5 सीटों के प्रभाव से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी है वो कैसे पूरे राजस्थान को कवर करेगी, और खास तौर से एक नई पार्टी, नई विचारधारा, नया चेहरा कोई स्थापित है उस रूप में नेता नहीं है राजस्थान। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी अब नई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम आज गांव गांव, दाढ़ी दाढ़ी लोग बागों नहीं, को, मैं राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूँ। हाँ, हम लोग ने 2013 या सन 2014 की बात है, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने पूरे राजस्थान पे आम आदमी यात्रा निकाली थी। हम लोग गांव में कहीं चाय पीने जाते थे तो लोग बाग हमको चाय पिलाते थे, पैसे नहीं लेते थे। आप देखिए, आम आदमी के प्रति इतना लगाव है लोग बागों को, तो ये तो कहना गलत है कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोग बागों के दिलों में राज कर रही है। हम लोग जितना विकल्प के रूप में उनके पास जाएंगे, राजस्थान बड़ा प्रदेश है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हम लोग गांव गांव, दानी दानी जाएंगे। और इस बार हमको पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन दोनों पार्टियों, भाजपा और कांग्रेस से दुखी है, और आम आदमी को इतना प्यार देगी जैसे उन्होंने दिल्ली में दिया है, पंजाब में दिया है, गुजरात में दिया है, और अब राजस्थान भी कुछ नया इतिहास रचेगा। ये ईश्वर की इच्छा है। जातिवादी जो राजनीति है वो राजस्थान के अंदर प्रबल है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसी रूप में टिकटों को देती हैं। कार्यकर्ता, नेता सभी उसी, एक तरह से उनका कोटा फिक्स हो जाता है कि इस जाति के लोगों को ये बनाना है, बनाना। तो इस जातिवादी राजनीति का तोड़ आपके पास में क्या है? क्योंकि बहुत आपसे पहले प्रयोग हो चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं। एक रामलाल जाट हैं, किसान महापंचायत के, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, फिर उनका मोहभंग हो गया। तो राजस्थान के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे आप करें, आप करते हैं, आपने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, राजस्थान के अंदर वो करने का मॉडल क्या होगा, तरीका क्या होगा, और कितना भरोसा है कि जातिवादी जो राजनीति का मिथक है, या जो सच्चाई है, हम मिथक नहीं कहेंगे उसको, आप मिथक साबित करेंगे, उसको तोड़ेंगे? हमारे अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के अंदर काम की राजनीति कर रहे हैं। काम के बेस पर वो वोट मांगते हैं। वो जनता में ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट देना, नहीं तो हमको वोट नहीं देना। आज तक के इतिहास में आप कोई नेता बता दीजिए, ऐसा कोई नेता हुआ हो भाजपा में या कांग्रेस में जो काम के बेस पे वोट मांग रहा हो। ये लोग क्या है, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे भाई, काम के नाम पे वोट मांगो, आप जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, जनता खुद आपको अपने सिर माथे पे बैठा लेगी।
जैसे दिल्ली में हमको बैठा रही है, पंजाब में बैठा रही है, गुजरात में, तो वही हमको राजस्थान पे बैठा लेगी। हमारी पार्टी में जाति की राजनीति नहीं है। हम जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अच्छी चिकित्सा, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था और अच्छी सड़कें, इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार काम पर वोट देगी, ना कर जाति पर। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी भी पूरी तरह से राज नहीं करती। उनके अंदर जो क्षेत्रीय नेता हैं वो राज करते हैं साफ तौर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पायलट हुए या वसुंधरा राजे, तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के चेहरे बहुत प्रबल हैं। ऐसे में बिल्कुल आपके रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, बिल्कुल नया चेहरा है। कैसे आप फेस करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज को, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, उनके साथ कार्यकर्ताओं की संगठन की फौज है। आप कैसे इस पूरी होड़ के अंदर आप खड़े रहेंगे? जब ये सवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव में चंद महीनों का समय रह गया है केवल। देखिए, हमारे जननायक कहते हैं जब पैसे और जुनून में लड़ाई होती है तो जुनून जीतता है, पैसा हारता है। हम लोग जुनून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस वाले क्या करते हैं, ये लोग अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट लेने के बाद 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाते। अब 6 महीने का टाइम रह गया है, अब जनता के बीच में जाएंगे। अरे भाई, कांग्रेस को आप देख लीजिए, अभी इस समय अशोक गहलोत जी की सरकार चल रही है। इन्होंने 2018 में सरकार बनते ही अपने घोषणा पत्र में जनता क्लिनिक का वादा किया था। आज इन्होंने कितनी जनता क्लिनिक आपके सामने है, जनता से पूछ लीजिए कितनी इन्होंने राजस्थान के अंदर जनता क्लिनिक खोली। इन्होंने 2018 के अपने घोषणा पत्र में जवाबदेही कानून की घोषणा करी थी। इन्होंने क्यों नहीं जवाबदेही कानून बनाया आज तक? 4.5 साल तक तो जनता सरकारी विभागों में अपने काम कराने के लिए जूते घिसती रहे। किसान अपना मुआवजा पाने के लिए जूता घिसता रहता है जाके। आपको याद नहीं आया? 6 महीने रह गया है। अब आप डॉक्टरों की आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए। भाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया है। दिल्ली के अंदर उन्होंने पहले अपने स्वास्थ्य, सत्येंद्र जी ने हमारे स्वास्थ्य की सेवाओं को सुधारा। उन्होंने तो इस तरह के कानून ने, उन्होंने अपने सरकारी अस्पतालों को बढ़िया बनाया। एक जनता को विकल्प दिया कि आप चाहे प्राइवेट में जाइए चाहे सरकार में जाइए, जनता के पास ऑप्शन दिया। यही हमारे शिक्षा नीति में मनीष सिसोदिया ने किया। देखिए आप, मनीष सिसोदिया ने पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी काया पलट कर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी तक इसको देखने आ रही है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है उनके काम की। लेकिन आप देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि ईमानदारी से जो काम कर रहा था उसको तो जेल के अंदर डाल दिया, और भ्रष्ट लोग जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कोई काम नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है। राजस्थान में मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी विचारधारा के लिहाज से या कामकाज के लिहाज से आप किसको मान रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद में जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट है, ऐसा लगा कि कांग्रेस के वो नज़दीक हैं, और बीजेपी के कंपैरिजन में बीजेपी से लड़ते हुए, हालांकि दोनों पार्टियों से दूरी है, लेकिन इस वक्त की राजनीति की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान के अंदर आप एक तरह से सत्ताधारी पार्टी है, सारा प्रोटेस्ट आपका उसके खिलाफ होगा। आप किस रूप में अपने आप को बड़ा प्रतिद्वंदी है, किस पार्टी को मानते हैं और किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, मैं तो किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता, ना तो भाजपा को प्रतिद्वंदी मानता हूं, ना कांग्रेस को मानता हूं। कांग्रेस के अंदर भी गुट्टबाजी है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट दोनों आपस में लड़ रहे हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए। यही पोजीशन भाजपा की है। भाजपा के अंदर भी मलाई खाने के लिए लड़ाई हुई, जनता के हितों के लिए काम की लड़ाई नहीं हो रही है। वसुंधरा जी अपना ही मलाई खाने के लिए लगी हुई हैं। वसुंधरा जी का भी आप देख लीजिए पोजीशन, 4.5 साल तो नहीं आती रोड पर काम करने के लिए। चुनाव के समय साल भर पहले लोग बाग आ जाते हैं। तो जनता दोनों के चेहरे को देख चुकी है। जनता के सामने दोनों का चेहरा नकाब है। इस बार आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट मांगेगी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, इस बार चुनाव का जो रिजल्ट आएगा एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। गुजरात की तरह, पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह राजस्थान की जनता इन दोनों को पस्त कर देगी। लेकिन गुजरात का तो जो दावा था वो कहाँ उस रूप में खरा उतर पाया? गुजरात आपने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, पूरी तैयारी आपने वहां की, लेकिन नतीजा उस रूप में नहीं रहा। तो ऐसे में उसका पड़ोसी राज्य राजस्थान है, कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं? ये दावा तो है, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी आपने टटोली? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में भारी
प्रचंड बहुमत से नहीं आ पाई, लेकिन हमको उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, हमारे लिए कोई कम नहीं। आम आदमी पार्टी के पास, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हमें तो जो भी मिलना है पाना ही पाना है। हमारे 5 वहाँ पर विधायक है, हमको सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय पार्टी बन गई। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले बाढ़ का चुनाव लड़ा था। बाढ़ के चुनाव में राजस्थान में जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि बाढ़ पार्षद के चुनाव में तीसरी पार्टी को सिंबल ही नहीं मिलता। भाई सिंबल नहीं मिलेगा तो वो पार्टी आएगी कैसे मैदान में? आप ये बताइए। हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट लगाई, रिट में भी न्यायालयों की पोजीशन वही है कि 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं होता। तो हमारे लिए तो हम तो गुजरात वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, और हमारे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। नवीन जी पालीवाल, जैसे आपकी नियुक्ति के साथ में ये चर्चा रही कि चलो नया अध्यक्ष हैं पार्टी के अंदर, लेकिन फिर ये भी चर्चा रही है कि प्रयोग बहुत हो गए। जैसे कि मैंने कहा वीरेंद्र जी हैं, उनको आप लेकर आए, जो डॉक्टर वीरेंद्र हैं, लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर रामपाल जाट आए, फिर आप आए। तो ये जो प्रयोग धर्मिता है, इसका सिलसिला क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान में रोकेगी? हम मान लें कि आपके आने के बाद में अब ये पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा, चेहरे बदले नहीं जाएंगे उस रूप? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, मेरे जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है, तो पार्टी के विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। और चेहरे बदलने की बात है, देखिए राजनीति में मैं कभी नहीं रहा, लेकिन मैंने भी राजनीति में अपने 10-11 साल के कैरियर में सीखा है कि ये लड़ाई लंबी है, पेशेंस चाहिए होता है, पद आते जाते रहते हैं। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास है, लेकिन हम जिस विचारधारा के साथ जुड़े, हमको अपनी विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। आप पार्टी के साथ लगे रहिए, पार्टी आपको मौका देती है, उसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। पुराने चेहरे उन्होंने कहीं न कहीं पेशेंस नहीं रखा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से जो जुड़े थे उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। पेशेंस की बहुत जरूरी है। आप पार्टी संगठन है, संगठन जो भी जिम्मेदारी देता है, छोटी दे बड़ी दे कैसी भी दे, इंसान को कार्यकर्ता को निभाना चाहिए, और उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। राजस्थान में कई मौके ऐसे भी आए हैं जिसमें व्यवहारिक पक्ष है राजनीति का कि बहुमत नहीं मिला, जैसे अशोक गहलोत सरकार को ही नहीं मिला, तो बसपा के विधायकों का विलय हुआ या निर्दलीय विधायकों का समर्थन। अगले चुनाव के अंदर ऐसी परिस्थिति बनती है, तमाम आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में सीटें जीतती है उस रूप में कि वो सरकार बनाने में उसका योगदान हो, आपका अलाइनमेंट किस तरफ होगा? नहीं, देखिए हम तो इस क्षेत्र में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें तो जनता पर पूर्ण विश्वास है। हम कामों की राजनीति करते हैं, और हमको अपने कामों पर इतना भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय नायक डेली अपना मोबाइल लेके अपने घोषणा पत्र को देखते हैं कि भाई कौन कौन सी घोषणाएं काम करना बाकी रह गई हैं। आज दिल्ली में ही कूड़े के पहाड़ देख लीजिए, लोग वह कहते थे नहीं हटेंगे, लेकिन उन्होंने एक सीमा फिक्स कर दी और हटने चालू हो गए। तो हम तो काम की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करने वाले को कोई परवाह करने की दिक्कत ही नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार बनाएंगे, हमको किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं राजस्थान में। पालीवाल जी, आपने बड़े बड़े नाम लिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिस रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है, आप व्यापारी आदमी हैं, आपको नहीं लगता कि ये राजनीति के जंजाल में प्रदेश अध्यक्ष बन गए और कहीं न कहीं निशाने पर रहेंगे, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे एक तरह से पब्लिक लाइफ का भी एक बड़ा चेहरा बन गए? क्या मन में आपके उस रूप में आशंकाएं नहीं है? राजनीति के अंदर इतना बड़ा ओहदा आपने लिया राजस्थान में एक पार्टी के लिए, और चुनौतियां कई हैं। नहीं, देखिए मेरे मन में ना तो इच्छाएं हैं, ना ज़्यादा कोई पैसा कमाने की लालसा रही है। हमारे मतलब मेरा एक मानना है कि ऊपर वाला जब बच्चे को जन्म देता है तो उसके जन्म के साथ उसके अंदर उसकी प्रतिभा भी दे देता है, उसका नेचर गिफ्ट कर देता है। उस नेचर को कोई इंसान बदल नहीं सकता। ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा नेचर बनाया है कि मेरे अंदर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं है, ना कोई लालसा है पैसा ज़्यादा कमाने की, ना नाम कमाने की। व्यापारी हूँ, व्यापार कर रहा था, लेकिन जिस दिन से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, मैंने बेटे को भी कह दिया भाई मैं कारोबार भी अब छोड़ दूंगा। तो मेरे अंदर इस तरह का कोई नहीं है। मैं जो जिम्मेदारी मिली है पूरी मजबूती के साथ निभाऊंगा, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो चेहरे पे चुनाव लड़ती है, आप कह रहे हैं कि मेरे न तो पद की लालसा है, न पैसों की लालसा है, तो ऐसे में फिर महत्वाकांक्षी एक चेहरा तो चाहिए जो राजस्थान के अंदर पार्टी को जीत दिला सके। क्या आप वो चेहरा हैं, या और चेहरा आप ढूंढेंगे? नहीं, मैं कोई चेहरा नहीं हूँ। मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं संगठन पर काम करूँगा, गांव-गांव दाढ़ी-दाढ़ी जाऊँगा, लोग बागों को जगाऊँगा, अरविंद केजरीवाल के कामों के बारे में और विस्तार से उनको बताऊँगा। ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे कि उन योजनाओं पर ग्रामीण अमल करके आम आदमी पार्टी के बारे में जानेगा। आम आदमी पार्टी का एक कंसेप्ट रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता चुनती है।
आपने पंजाब में भी देखा, आपने गुजरात में भी देखा। समय आने पर जनता चुनेगी और जो भी प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करेगा जनता के चुनने से। एक तो है कि मौलिक कार्यकर्ता, मौलिक नेता जो संगठन से बिल्कुल ग्रास रूट से निकल कर आता है, लेकिन राजस्थान में ये भी रवायत रही है, पार्टी है वो दल बदल वहाँ नेता करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ऐसे बड़े चेहरों को स्वीकारेगी जो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, या आप मूल रूप से आप अपने ही नेतृत्व एक नया तैयार करेंगे जो ऑर्गेनिक होगा आम आदमी पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी में गाइडलाइन है और अरविंद जी कहते भी हैं कि हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, अच्छे अच्छे लोग हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों के लिए अभी तक ना तो भाजपा में विकल्प है ना कांग्रेस में विकल्प है। कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो मतलब अपने मन में महसूस कर रह जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का विकल्प सबके लिए खुला हुआ है। आम आदमी पार्टी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। राजनीति में अच्छे लोगों का की परिभाषा है, उसको और थोड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत होती है। राजनीति में अच्छे लोग का मतलब जो पॉलिटिकली श्रूड हों, जो राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए फैसला कर लें, वो जो सक्षम भी हों, जो साम दाम दंड भेद से अपना सारा काम है वो पार्टी के लिए, पार्टी के हक में, पार्टी के लिए कर दें। तो ऐसे चेहरों की तलाश है या बिल्कुल स्वच्छ छवि के आप लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, स्वच्छ देखिए, हर पार्टी में मैंने कहा अच्छे हैं। आज मैं कोटा से बिलोंग करता हूं। मैंने कोटा में अपने राजनीतिक जीवन में भरत सिंह जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सांगौद विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं। सांगौद विधानसभा में सड़कों की ये कंडीशन मैंने देखी है कि ठेकेदार वहां पर काम लेके राजी नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार है। वो आदमी कभी भी मोटरसाइकिल या जाकर दौरा करने के लिए पहुंच जाता है। तो ऐसे ईमानदार लोगों का दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है। अरविंद जी कहते हैं भाई हम राजनीति करने के लिए थोड़ी ना है। आज अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, भाजपा अच्छा काम कर रही है भाजपा को वोट दीजिए आप। तो बदलाव होना चाहिए, काम की राजनीति। इस देश में अब काम की राजनीति होनी चाहिए। तो अच्छे लोगों का स्वागत है। जो भी अच्छे लोग दूसरी पार्टियों में जिसमें जिनका दम घुट रहा है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनकी पार्टियों में उनको मौका नहीं मिला है, तो आम आदमी पार्टी में विकल्प खुले, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। और हम लोगों के पास, जिस दिन से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, मेरे पास बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, नेताओं के भी फ़ोन आ रहे हैं, समाज सेवियों के भी फ़ोन आ रहे हैं। कोई जातिगत नहीं है, हर आदमी चाह रहा है परिवर्तन होना चाहिए इस बार राजस्थान। आपने अपने संभाग से तो एक नेता का नाम अपने एक तरह से रखा है कि भाई इस तरह का व्यक्ति अगर वो आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो उस तरह का व्यक्ति हो। दूसरे राजस्थान के बाकी हिस्सों के अंदर भी क्या उस तरह से खोज कर रहे हैं? क्या कोई चेहरे हैं ऐसे जो आपको प्रभावित करते हैं? जैसे भरत सिंह का तो आपने नाम लिया। नहीं, देखिए, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। भरत सिंह जी को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, मैं उनसे मिला भी हूँ। उनकी सादगी, उनके काम करने के तरीके को मैंने देखा है। तो मैं उनके बारे में तो खुल के कह सकता हूँ कि मतलब कांग्रेस का दुर्भाग्य मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ऐसे ईमानदार व्यक्ति को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मैं तो, मेरा जो अनुभव, मैं तो कहता हूँ अगर मैं उस व्यवस्था में होता तो आज की तारीख में भरत सिंह जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए कांग्रेस के अंदर, लेकिन नहीं ऐसा होता है। और कोई चेहरे से ध्यान में आते हैं आपको? नहीं, अभी फ़ोन बहुत आ रहे हैं, लोग बागों से बात भी चल रही है और हम गांव-गांव दाढ़ी दाढ़ी जाएंगे। जो भी आम आदमी पार्टी स्वीकार करेगा, सारे विकल्प हो रहे हैं। एक सवाल इसके बाद में अपने तमाम जो टीम के साथी हैं उनसे आपका वो सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे अब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति से लड़ते हुए क्या आप जो दूसरी पार्टियां हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, चाहे वो बीटीपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो अगर आपसे गठबंधन की बात करेंगे, प्री इलेक्शन अलायंस की बात करेंगे, तो क्या आपका उस पर टेक होगा? क्या आपकी रणनीति होगी? नहीं, अभी गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग पूरी ताकत से काम के बेस पे वोट मार रहे हैं, तो गठबंधन की बात नहीं है। फिर समय और परिस्थिति बताएगी, जो भी होगा वो प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करता है। तो हमारी टीम के तमाम जो लोग हैं अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग अनुभव के हैं। तो व्यवहारिक राजनीति से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों में जो कुछ चलता है उससे जुड़े सवाल होंगे। मुझे लगता है कि आपको बड़ा पसंद आएगा, ये हमारा सेगमेंट है। सबसे पहले हरिनाम। बिल्कुल, मेरा तो ये सवाल यही है, जिस तरह से ये राजनीतिक बातें तो खूब सारी हो गई। अगर राजस्थान की बात करें, जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें जो दोषी थे उनको आरोप मुक्त कर दिया गया। उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, दोषी को मुक्त कर दिया गया, इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं ना कि हमारे देश की व्यवस्था है कि यहाँ निकलने को तो हाथी भी निकल जाएगा और नहीं निकलने को चींटी भी नहीं निकलती। तो सिस्टम ही तो सुधरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस देश में न्याय है ही नहीं।
जब न्याय नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आज संविधान की जो स्थिति हो रही है वो ये हो रही है कि अभी देखिए दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा कि 132 मतलब आज जो हमने पोस्टर लगाए हैं राजस्थान के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के, उस पोस्टर लगाने में मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 132 कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया। तो क्या व्यवस्था है कानून की? आज मैं कोटा रहता हूं, मैं 5 साल से गैंट्रीज का विरोध कर रहा हूं। मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का फोटो गैंट्रीज से फाड़ दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर दोगे, और आज इनके खिलाफ। तो ये मतलब कानून है कहाँ इस देश में? आपको लगता है कानून है? एक आम आदमी हेलमेट नहीं लगाता है उसका चालान होता है, एक बड़ी गाड़ी वाला कुछ भी कर रहा है उसका कोई चालान नहीं होगा। तो कानून तो है ही नहीं ना इस देश में। न्याय होता तो फिर बात ही नहीं होती। और राइट टू हेल्थ जो बिल के बारे में कल डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी का? देखिए, राइट टू हेल्थ का है कि स्वास्थ्य, संविधान ने हमको स्वास्थ्य का अधिकार दे रखा है, लेकिन आपको समय मिलता है। सरकार ने, कांग्रेस सरकार कोई पहली बार नहीं बनी है, पहले भी कांग्रेस ने राजस्थान में किया है, भाजपा भी राज करती है, बारी बारी दोनों राज करते हैं। आपने इस सिस्टम को, अपने अस्पतालों को आज तक इतने सालों में सही क्यों नहीं किया? आप अगर सही कर देते तो ये स्थिति नहीं होती। दिल्ली में हमारी सरकार बन के, हमारी तो नई पार्टी है, सत्येंद्र जैन ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लाया। भाई एक छोटी सी बीमारी के लिए, आज मुझे बुखार हो जाता है, उस बुखार के लिए मुझे बड़े अस्पताल जाने की कहाँ जरूरत है? गोली मुझे वहीं मिल जाएगी मोहल्ला क्लिनिक में। तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए ना। यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। बड़े अस्पताल में एक बुखार की गोली लेनी है तो भी आप बड़े अस्पताल में जा रहे हो, बड़ा ऑपरेशन कराना है तो भी जा रहे हो, और वहाँ तो ना तो डॉक्टर है, ना कोई आपकी डॉक्टरों की जवाबदेही है, ना कोई दवाई मिलती है, ना कोई जांच होती है। तो आप पहले अपने सिस्टम को सुधारिए ना। आप डॉक्टरों से बात करते, आज मैं व्यापारी हूँ, व्यापार में प्रॉब्लम होती है, ऐसे डॉक्टरों की भी प्रॉब्लम होगी, जनता की भी प्रॉब्लम। आपको जनता ने 5 साल का पहले भी वक्त दिया है और ये भी 5 साल का वक्त दिया। आपको डॉक्टर से भी पूछना चाहिए था, जनता से भी पूछना चाहिए था, विकल्प देना चाहिए था, फिर आप लाते। आप आनंद फानंद में, अब जब 4.5 साल का समय निकल गया, अब सत्ता आपके हाथ से जा रही है, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे हो कि मैं फिर 5 साल राज करूंगा, ऐसी घोषणाएं ला रहे हो। सर, आपकी पार्टी के यूथ के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज डिग्री लेके, पहली बात तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ही बिल्कुल खराब है। आज एमए की डिग्री ले लो, उन लोगों को मतलब एप्लीकेशन लिखना तक नहीं आती, हमारी शिक्षा का ये दोष है। आज मेरे बाबा थे, 8वीं पास थे, लेकिन वो इतनी फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलते थे। तो आप उस समय की पढ़ाई ले लीजिए और आज आपका पढ़ाई का लेवल रह क्या गया है। हम मन को कह लें कि साहब मैंने एमए कर लिया, या यदि आप एमए एमकॉम वाले से पूछ लो, उससे बोलो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। तो दिल्ली में जैसे मनीष जी ने किया है, मनीष जी ने, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, शिक्षा के साथ उन्होंने रोजगार के विकल्प भी दिए, रोजगार के लिए कोर्स भी किए। तो इस सिस्टम को सुधारा, उन्होंने विकल्प दिया, स्कूल बढ़िया बना दिया। आज प्राइवेट के मुकाबले लोग, प्राइवेट स्कूल से, आपने कभी सुना हिंदुस्तान के इतिहास में कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के आदमी सरकारी में जा रहा है? आज भाजपा को और कांग्रेस की, गहलोत जी की सरकार है, गहलोत जी की सरकार एक भी राजस्थान का स्कूल ऐसा बता दे जो उन्होंने दिल्ली के मुकाबले खड़ा किया हो। आनंद फानंद में आपने सारे सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया, वैकेंसी तो निकाली नहीं आपने, युवा के लिए रोजगार की तो बात की नहीं, बस आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अरे भाई, युवाओं को रोजगार दो, इतना बड़ा देश है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। आज चाइना है, हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन एक सिस्टम है ना। आप रोजगार की बात करो, तो रोजगार की बात करते नहीं है। तो हमारी तो सरकार आएगी तो हम तो रोजगार की बात करेंगे। सर, जिस तरीके से राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि हर 5 साल में पार्टी बदलती है, और हाल ही में केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एक बार आप हमें मौका देके दीजिए, हम आगे कैसे करेंगे रूल। तो सर, मेरा ये सवाल था कि आपकी पार्टी की क्या ऐसी खूबी है जो राजस्थान के लोग आपको चुने? देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या खासियत है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, कभी आपने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा होगा, ये हमारे मनीष सिसोदिया जी का दिमाग था कि उन्होंने अध्यापकों को विदेशों में शिक्षा और एजुकेशन के लिए भेजा। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि एक ईमानदार तरीके से सरकारी सिस्टम को बदलने वाले को भाजपा के राज में जेलों के अंदर डाल दिया गया। तो आप सिस्टम को कैसे करेंगे? आप मतलब अगर ये जो मोदी जी ने उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से तो आज आप हो या मैं हूं, कोई ईमानदारी से काम ही नहीं करना चाहेगा देश के अंदर, तो सिस्टम कैसे बदलेगा?
तो हम लोग तो काम की राजनीति कर रहे हैं, काम की राजनीति पे वोट मांगेंगे। सर, आम आदमी पार्टी में एक चर्चित नेता है राघव चड्ढा, जो परिणीति चोपड़ा को डेट कर रहे हैं, क्या बोलोगे आप? नहीं, राघव चड्ढा को मैंने सुना है, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं। सर, आपने कहा कि आपके टीचर्स को दिल्ली सरकार ने विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा। क्या देश में इतनी सक्षम व्यवस्था नहीं है कि आपको विदेश भेजना पड़ा उन्हें पढ़ाई सीखने के लिए टीचर्स को? यही तो देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल में भाजपा और कांग्रेस, जिन्होंने देश में बराबर बारी बारी से राज किया है, आप स्थिति देख लीजिए। आज मेरा बेटा हो या मेरा भांजा हो, मेरा भांजा है मान लीजिए आप, वो विदेश चला जाता है, विदेश जाने के बाद वहाँ का सिस्टम देखता है तो इंडिया आना ही नहीं चाहता। वो वहाँ की वो सफाई व्यवस्था देखता है, वहाँ की वो पढ़ाई का एजुकेशन लेवल देखता है। तो क्या है व्यवस्था, क्या है? मतलब एक आज आपको इस लेवल पे जाने के बाद, पहली बात तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से, आज आप स्थिति देखिए, मेरा कोटा कोचिंग का हब है, आप ये देखिए आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए मैं देखता हूँ लोग वाग अपनी ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक आसाम ही तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन दसियों लाख रुपए उनके ऊपर खर्चा करने के बाद अगर इस देश में उस बच्चे को 10-15 हज़ार रुपए की भी नौकरी हमारी सरकारें नहीं दे पा रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है? बच्चा जाएगा कहाँ, आप ये बताइए। हर आदमी के लिए तो विदेश में अपन जाते हैं तो वो भी क्रीम को लेते हैं ना, हर आदमी को तो नहीं लेते। तो व्यवस्था की बात है, व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। तो सर, यहाँ से भी बच्चे पढ़ पढ़ के, आपकी गूगल है, उनके उन्होंने पढ़ाई आपके इंडियन सिस्टम में की है, तो फिर वो कैसे वहाँ पहुँच गए? नहीं, देखिए, रोजगार की तलाश होती, क्या होता है, हर आदमी का एक पेट बनाया है, गरीबी। जब पेट को भूख लगती है ना तो रात की नींद नहीं आती आदमी को। तो आदमी के पास विकल्प क्या है, आप देखिए। आज रघुराम राजन का आप सुन लीजिए, रघुराम राजन जी आए थे ना, ज्वाइन किया था उन्होंने, लेकिन उनको हमारे देश में वापस मौका ही नहीं दिया। आखिर नोटबंदी के समय परेशान होकर वो छोड़ के चले गए ना। आप बताइए ना, इतना काबिल आदमी अर्थशास्त्री जो देश में आया, रिजर्व बैंक का गवर्नर बना, लेकिन आपने नोटबंदी कर दी, आपने बात ही नहीं सुनी किसी आदमी की, तो चला गया ना वापस। तो क्या करेंगे आके, आप ये बताइए, इस देश में हम आगे क्या करेंगे? एक मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है ना। आप ये बताइए, मैं पीड़ित हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल से रिन्यूअल नहीं हो रहा। आप ये बताइए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं रिश्वत नहीं देता हूँ, मैंने ज़िंदगी का टारगेट बना रखा है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। गहलोत सरकार ने सिस्टम क्या बना रखा है कि वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रैक बना दिया है, ट्रैक में आप जाके गाड़ी चला के सिखाइए, आप पास हो जाओगे कंप्यूटर से तो आपका लाइसेंस बन जाएगा, नहीं तो फेल कर देगा। मैं 30 साल से कार चला रहा हूं। अब वो ट्रैक इतना कंजेस्टेड आपने बना रखा है कि उसमें तो मैं कहता हूं आरटीओ का अधिकारी, या मैं कहता हूं अशोक गहलोत जी भी 50 साल से गाड़ी चला रहे हो ना, उस ट्रैक में गाड़ी चला के पास होकर दिखाते हैं तो मैं मान जाऊं। और दलाल को 1500 रुपए दे दो तो ट्रैक पास कर देता है। क्या सिस्टम है, आप बताइए इस देश का। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि कोटा है, जयपुर है, यहाँ पे मतलब सुसाइड के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इसको लेके क्या सॉल्यूशन निकालना चाह रही है कि बच्चे सुसाइड ना करें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं? कोचिंग सेंटर्स वगैरह। देखिए, मैं कोटा से आता हूँ और कोचिंग सेंटर कोटा का हब है ना। मैं खुद देख रहा हूँ कि जिस समय हमारे कोटा में कोचिंग की शुरुआत हुई थी तो 5 या 7 बच्चों से हमारे कैरियर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, लेकिन स्टूडेंट के पास विकल्प नहीं है। हमारे देश में क्या है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जैसे आज मनीष जी ने किया है कि पढ़ाई के साथ हमको उनको रोजगार, मतलब आप रोजगार देने वाले बनो। हमारे यहाँ अभी सिस्टम क्या चल रहा है कि मैंने बोला कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। अब माँ बाप जमीन बेच के उनको बच्चे को कोचिंग पे भेज देते हैं, माँ बाप के पास पैसा खूब है। अब डॉक्टर, अब बच्चा, एक प्रतिभा होती है, मैंने बोला ना हर आदमी का एक नेचर है। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब आप कहोगे माँ बाप की डॉक्टर बनो, तो फिर बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? माँ बाप के पास पैसा है, माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है, बच्चे को आके फिर वो आवारागर्दी करता है, तो वो नुकसान। तो इसलिए हमको सिस्टम को बदलना है, पढ़ाई की व्यवस्था। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप 10 आदमी को रोजगार दो। आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपको नौकरी करनी है। काम की राजनीति करो, काम के मुद्दे करो और इस व्यवस्था को। सर, मेरा एक सवाल था कि किसानों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, भाई हमने ये किया, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं होती है, बहुत कम से कम होती है। इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या कार्य करेगी किसानों के लिए?
देखिए, दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखा दिया। 50,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिल्ली सरकार ने ही आज तक दिया है। और अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। आप दिल्ली में किसान, जबकि दिल्ली में किसान बेल्ट कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पास किया ना। हमारी राजस्थान की सरकार क्यों नहीं करती है? अभी आप ये देखिए, उसी दिन मैंने देखा कि अलवर से इतने फ़ोन आए, ओलावृष्टि। आज ओलावृष्टि इतनी हुई है, तो मतलब मैंने बोला कि आज के ज़माने में जब एक पिज़्ज़ा रात को 3 बजे भी घर आ जाता है कॉल, तो हमारा सिस्टम आज अगर इतना सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि आज अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई है तो उसने एक कंप्लेंट कर दी और उसको उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए। आप मुआवजा के लिए पहले वो इंश्योरेंस कराएगा, फिर आपको अप्लाई करेगा, और फिर आप उसको 5 रुपए का चेक बना के भेज रहे हो, 8 रुपए का मुआवजे का चेक बना के भेज रहे हो। क्या व्यवस्था है साहब? इसीलिए आज किसान खेती करके इस देश में राजी नहीं है। सर, आप कहते हैं दिल्ली में आपकी मेडिकल व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में किसी का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है, उसके परिजन आसपास नहीं है, हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं इस मरीज के बारे में जानने के लिए, लेकिन आपके हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर फ़ोन रिसीव नहीं होता और कॉल्स लगता नहीं है। देखिए, इसमें मैं बताऊं, ऐसा तो नहीं है, व्यवस्था बहुत सुधारी है। अब ये 70 साल की जो गंदगी भ्रष्ट व्यवस्था है, अपन कोशिश करेंगे नहीं, अपन कोशिश करेंगे एक दिन में सुधर जाए, नहीं सुधर सकती। आप देखिए, आप अच्छाई को देखिए। आज दिल्ली सरकार की जो फरिश्ते योजना चल रही है, कितनी बढ़िया योजना है। आपने कभी सोचा था? मैंने भी नहीं सोचा था कि रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बाग उठाते तक नहीं थे कि यार कौन पुलिस थाने के चक्कर काटेगा। थाने चले जाओ तो थाने वाला कहता है पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए कागज लाओ साहब, सरकार हमको कागज का भी बजट नहीं देती है। तो आप देखिए कितनी फरिश्ते योजना करी उन्होंने, और फरिश्ते योजना में कोई भी आदमी एक्सीडेंट वाले बंदे को लेके जाता है तो उसको एडमिट भी डॉक्टर तुरंत करते हैं और सरकार की तरफ से उसको इनाम भी मिलता है। ऐसी योजना आपने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी सुनी थी ना? तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। अस्पताल भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, थोड़ा बहुत किसी की वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता, दिल्ली सरकार के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सर, मैं छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि अमूमन राजस्थान के अंदर किसानों को ये कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आपकी जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। तो आपकी सरकार किसानों को लेकर क्या प्लानिंग करने वाली है? क्या कर्जा माफी को लेकर ही आगे चलेगी, या किसानों को इतना मजबूत किया जाएगा कि उनको कर्जा माफ करवाने की नीड ही ना पड़े? नहीं, देखिए, किसानों के लिए हमारी अभी दिल्ली में तो काम कर ही रही है। हम लोगों ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया है, और पंजाब में भी हमारे भगवंत मान जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं किसानों को लेकर। तो देखिए, मैंने आपको बोला ना कि हमारा चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सिस्टम को सुधारो। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा कुछ नहीं हो सकता। आप किसान, आज एक किसान है, जैसे अभी 3 साल पहले जब हमारे कोटा बेल्ट में भी और पूरे राजस्थान में किसानों ने सुसाइड किया था, तो मुझे भी पार्टी की तरफ से काम दिया गया था। मैं भी कोटा में 5-10 जिन किसानों ने सुसाइड किया था उनके परिवारों से मिलके आया। तो उसमें मतलब एक किसान परिवार, जैसे मैं तो एक व्यापारी हूँ, और व्यापार में एक कहावत है कि व्यापार करना भी मुझे कस्टमर ही सिखाता है। कस्टमर हमारा भगवान होता है। डेली नया कस्टमर आता है और हमको नया आइडिया देके जाता है। तो मैं जब उन परिवारों से मिल के गया तो उनके जो बंदा किसान एक्सपायर हो, उनके पिताजी ने कहा कि सर सिस्टम, उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया कि पालीवाल जी, जैसे हमारे यहाँ लहसुन की फसल बहुत होती है, तो उन्होंने कहा एक बार लहसुन का रेट अप हो जाता है तो अगली बार हर किसान लहसुन बो देता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें अंकुश होना चाहिए। हर चीज़ को सरकार को एक डायग्राम, भाई हमारी कितनी खपत है लहसुन की, उस हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि राशन, जैसे अपन लोग अफीम वगैरह की करते हैं, सरकार कंट्रोल करती है ना, ऐसे फसल में भी हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही किसान फसल बोए, दूसरी फसल बोए। तो इस तरह की सरकारी योजनाएं बढ़िया आनी चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए। तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं हो, किसान खुद अपने पैरों पर निर्भर हो जाएगा, तो उसे किसी भी तरह की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मैं चलते चलते 2-3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेता हूं। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी को लेकर ये धारणा है कि अपनी विचारधारा को लेकर वो चलते हैं, और उस हद तक चलते हैं कि उनके साथ में कोई अगर चलता है और वो रूठ जाता है उसको मनाते नहीं हैं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त है दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं। राजस्थान के अंदर भी ऐसे नेता अब तैयार हो गए हैं आपसे पहले। क्या उन लोगों को वापस आप जोड़ेंगे पार्टी की मुख्य धारा से? दिल्ली के अंदर भी क्या होगा वो तो आप खैर आपके जो आला नेतृत्व है वो समझता है, चाहे वो प्रशांत किशोर का मामला हो, चाहे कुमार विश्वास का मामला हो। राजस्थान के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो आपके साथ जुड़े थे, पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अलग हो गए। उसको किस रूप में देखेंगे? नहीं, देखिए, राजस्थान की ही बात करूंगा। राजस्थान में मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग अपने हितों को छोड़कर पार्टी के हित में और जनता के हित में काम करने के लिए आए।
तो अपने को अपने हित को तो छोड़ना पड़ेगा, और यही रूठे की बात तो कोशिश करेंगे रूठों को मनाने की। अगर मान जाते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम लोग तो ओपन जनता के बीच जाएंगे। संगठन किस स्तर पे आपका तैयार हुआ है राजस्थान में? आपने अध्यक्ष बनने के बाद चीजों को देखा होगा। क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि चुनावी मोड में आप पूरी 200 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? संगठन बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे या बूथ लेवल पे तैयार हो गया है? नहीं, हम लोगों ने 2018 में भी जब चुनाव लड़ा था तो एक राजस्थान की 170 विधानसभाओं में हम लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे। तो ऐसा नहीं है, हमारा संगठन तो पहले भी था, संगठन आज भी है। वो ठीक है, पंजाब चुनाव के बाद पार्टी ने संगठन भंग कर दिया था, लेकिन अब संगठन की कार्यकर्ता तो हमारे हर जगह हैं, गांव-गांव, दानी-दानी कार्यकर्ता। हमें सिर्फ उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो अभी जो नया संगठन है, जो हम कल शपथ ग्रहण करेंगे, और इसके बाद हम लोग बाकायदा जो हमारा पूरा सिस्टम किया गया कि प्रदेश कार्यालय की घोषणा हो गई है, उसके बाद प्रत्येक लोकसभा प्रभारी की घोषणा हो गई है, और उसके बाद जिले वाइज हम टीम चालू कर रहे हैं, और जिले के बाद हम ग्राम पंचायतों और इस सब में टीम चालू करेंगे, तो अपने आप संगठन बनता चला जाएगा। 3 महीने के अंदर संगठन खड़ा हो जाएगा। सब संगठन खड़ा होने में कोई टाइम नहीं लगता। हर जगह हमारा कार्यकर्ता है, हर जगह हम पहुँच जाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपकी लीडरशिप को लेकर, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, एक नया चेहरा है, नवीन पालीवाल को अप्रोच करना या उनको इम्प्रेस करना पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, क्या आपको चीज़ें पसंद है? आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहने वाला? नहीं, मेरा वर्किंग स्टाइल बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है। मैं पहले भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही हूँ। मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मेरी जितनी कैपेसिटी है उतने मैं फ़ोन उठाऊंगा। कोई भी आदमी मेरे से मिलने आएगा, मेरा स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात के 12 बजे तक मैं फ़ोन उठाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं काम में पीछे नहीं हटता हूँ। जैसे हमारे संदीप पाठक जी कहते हैं कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा 24 घंटे तो नहीं, 4 घंटे 5 घंटे आदमी सोएगा तो इस लड़ाई में चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करूँ और जनता के लिए, हित के लिए करूँ। एक आखिरी सवाल कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी कुछ कर रहे होते हैं, तो नवीन पालीवाल है, जब कारोबार नहीं करते, जब राजनीति नहीं के मूड में नहीं होते या उस भूमिका में नहीं होते, तब आपके शौक क्या हैं? क्या आप चीज़ों को पसंद करते हैं? व्यक्तिगत रूप से आप चीज़ों को, आपका रूटीन में क्या आप चीज़ें करना पसंद करते हैं? अगर मौका मिल जाए तो तुरंत ये काम किया जाए। देखिए, मेरा पर्सनल, मैंने आपको बताया कि इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि मेरी भी पारिवारिक स्थिति परिवार की बहुत ख़राब रही है, और मैंने ज़िंदगी में 5 रुपये पार्टी की नौकरी की हुई है। तो मेरे लिए सब चीज़ें बराबर हैं। आज मेहनत की बदौलत मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ, और कारोबार भी आज मेरा कोटा में जो कारोबार है, नंबर 1 कारोबार है कार एसेसरीज का। मेरा कार एसेसरीज का बिजनेस है। जो नई कार्स वगैरह आती हैं उसमें हम लोग सीट कवर्स वगैरह लगाने का काम करते हैं। कार का शौक है या केवल एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं? नहीं, शौक तो नहीं होता। देखिए, शौक तो मेरी विचारधारा ये रही है कि मैं तो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि स्कूटर भी जब चलाना सीखता हूँ जब खुद खरीदने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन आदमी रोजगार की तलाश करता है। पहले हमारा पुश्तैनी काम मेरा कोटा में नंबर प्लेट का है। हम गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाते थे। 86 के बाद जब मारुति लॉन्च आई थी, तो मारुति लॉन्च है तो आदमी, कहावत है ना कि सोच हमारी सीमित रहती है। आदमी बच्चा जो देखता है, आज डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो दिन भर अपने घर में माहौल देखता है। तो मेरी भी सोच थी, मैं नंबर प्लेट बनाता था। जब मारुति आई तो फिर काम बढ़ाने का था, तो फिर हमने कहा चलो एसेसरीज का काम चालू कर लेते हैं। तो इस तरह सोच बढ़ती जाती है और मेहनत करेगा इंसान। मैंने तो सर सरदारों को देखा है। सरदार आपको कभी भीख मांगते नहीं दिखेंगे, वो मेहनत करते हैं। मैं काम पे विश्वास करता हूँ, और जब आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के अंदर डिजिटल रूम में आने के लिए, न्यूज़ रूम में, और तमाम जो अलग अलग तरह के सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए। तो नवीन पालीवाल जी हैं, उनकी राजनीति का स्टाइल है वो कुछ अलग समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मिलती है, इसके बाद उस काम को सीखने की कोशिश करते हैं। राजस्थान जैसा राजनीतिक जटिलताओं वाला प्रदेश, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नवीन पालीवाल हैं, वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उससे पहले पंजाब केसरी स्टूडियो में आए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं व्यक्तिगत जीवन में वो आगे बढ़ें, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कैसे परफॉर्म करते हैं, अपनी पार्टी को कैसे आगे ले जाते हैं, इसका हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे पंजाब केसरी टीवी पर, तमाम हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।